हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्प्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज हम देखेंगे एक धमाकेदार और नए एनिमे हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रिमिनल एंड एग्जीक्यूशनर, यानी अपराधी और जल्लाद। पहली एनिमे सीरीज जापान के उस वक्त से है जब निंजा और असैसिन हुआ करते थे, और इसकी कहानी भी एक निंजा जिसका नाम गाबिमारू है और उसके एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद सागरी पर ही बेस है कि वो कैसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ मतलब अमृत की खोज करते हैं। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर गाबिमारू, जो कि एक निंजा है, उसको गला काट के मारने की कोशिश की जा रही होती है, जिसमें हमें बताते हैं कि कैसे गर्दन की मसल्स कितनी स्ट्रांग होती हैं और उन्हें काटने में कितनी मुश्किल आती है। और फिर जो तलवार लिए हुए वहाँ जल्लाद खड़ा होता है, वो उससे पूछता है कि कोई आखिरी शब्द, पर गाबिमारू मना कर देता है और वो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार से वार करना स्टार्ट कर देता है। पर बार बार तलवार चलाने पर भी उसकी गर्दन पर कोई भी खरोच तक नहीं आती, उल्टा उसकी तलवार टूट जाती है। और ये देखकर सब हैरान हो गए थे। तभी गाबिमारू कहता है कि मैं क्या मर नहीं सकता? आखिर क्यों? मुझे तो अपनी ज़िंदगी से भी प्यार नहीं है और मैंने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा है, और इसीलिए मुझे तो जाना जीना ही नहीं चाहिए। और तभी हमारी एपिक लेवल की इंट्रो स्टार्ट होती है, जिसमें मापा ने अपना पूरा कमाल दिखाया है। फिर अगले सीन में हमारी सीरीज़ की दूसरी मेन कैरेक्टर सागरी को सुनते हैं, जो कि गाबिमारू के बारे में बताती है कि उसका नाम गाबिमारू है। वो एक शिनोबी यानी निंजा है, जो कि एक इवाकाकुरे नाम के विलेज यानी गांव से है, और उसने अपने पूरे जीवन में मारने काटने के तरीके ही सीखे हैं जब से वो बच्चा था, जिसे सीखने में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, पर जो बच जाता है वो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं होता। और ये सब सागरी बयान के रूप में अपनी किताब में लिख रही होती है। सागरी गाबिमारू से कहती है, एक इवाकाकुरे वाले के लिए अपनी शरीर से तलवार तोड़ना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, और ये वो उसके गर्दन से तलवार टूटने वाली बात को कह रही होती है। गाबिमारू कहता है हाँ, और कहता है कि ये बहुत आसान था, ये बेकार सी तलवार मेरा कुछ नहीं कर सकती, और अभी तो मैंने अपना निंजुत्सु भी यूज़ नहीं किया। सागरी कहती है, तुम निंजुत्सु कर सकते हो क्या? तुम मुझे दिखाओगे? पर गाबिमारू मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से गाबिमारू को आग से जलकर मारने की कोशिश को देखते हैं, जिसमें बंदा धीमे धीमे धीमी आंच पे तड़प तड़प के मरता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीका है किसी को मारने का। और तभी गाबिमारू को आग लगा दी जाती है और जलना वो स्टार्ट हो जाता है। ये सब सागरी भी वहाँ खड़े होकर देख रही होती है, पर आग से जलने पर भी गाबिमारू मरता नहीं, बस उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, और अब वो पूरा बिना कपड़ों के था, और उसे फिर से जेल में बांध दिया जाता है बिना कपड़ों के। तभी गाबिमारू सागरी से कहता है, मुझे खोल दो एटलीस्ट, मैं तो कोई भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उल्टा मैं तो खुद मरना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें उधर मुँह करके ही देखना है तो मुझे कुछ कपड़े क्यों नहीं दे देती? पर सागरी इस पर कहती है कि तुम बिना कपड़ों के हो तो क्या हुआ, मेरा काम है रिकॉर्ड्स में लिखना, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चाहे तुम कपड़े पहनो या ना पहनो। गाबिमारू कहता है कि मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुम जानकर करोगी ही क्या, कुछ बताने के लिए खास है ही नहीं। पर सागरी के फोर्स करने पर वो बताना शुरू करता है और बताता है कि जब मैं बच्चा था तब मुझे बताया गया कि मेरे माँ बाप को गाँव के मुखिया यानी विलेज के चीफ ने मार दिया था, और मुझे पता नहीं क्यों, और ना ही मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी कोई चिंता ही नहीं है। और दूसरी बात सपने मेरे कुछ हैं ही नहीं। और वैसे भी शिनोबी का कोई महान काम तो होता नहीं है, वो बस लोगों को मारते हैं जब उनसे कहा जाता है। और मैं इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैं गांव छोड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैं तब पकड़ा गया जब मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया, और मुझे पता है ये करने के लिए उनसे गांव के मुखिया यानी विलेज के चीफ ने ही उनसे कहा होगा, क्योंकि विलेज किसी को बाहर जाने नहीं देना चाहता। सागरी पूछती है कि गांव को छोड़ने क्यों चाहते थे तुम? पर तभी अगली सीन आती है, जिसमें हम एक नए तरीके से गाबिमारू को मारने के लिए दो बुल्स यानी सांड बुलाए जाते हैं, जिन्हें गाबिमारू के एक एक पैर से बांधा जाता है। इसमें बताया जाता है कि एक आदमी 500 केजी तक का पुल यानी खिंचाव सह सकता है, पर जब ये सांड खींचेंगे तो 950 केजी तक का खिंचाव बनेगा, जिससे आदमी के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये तो सुनने में ही दर्दनाक लग रहा है। और फिर वो लोग सांड को बांधकर उनमें आग लगाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो भड़कें और तेज़ी से भागें।
पर फिर से वो जो सोच रहे थे फिर से नहीं होता और वो सांड थककर उल्टा गिर जाते हैं, पर गायमारू फिर से बच जाता है। ये सब सागरी खड़े होकर वहाँ देख रही होती है और वहाँ खड़ा मोटू मजिस्ट्रेट बहुत गुस्से में बोलता है कि ऐसे तो हमारी बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, और सांड लेके आओ। तभी सागरी गायमारू के पास जाती है और कहती है ये अजीब है। गायमारू कहता है कि मेरा एक शिनोबी का शरीर है, पर सागरी ये देखकर हैरान नहीं थी कि वो बच कैसे गया, बस ये जानकर कि गायमारू कहता तो है कि वो मरना चाहता है, पर वो अंदर से मानता नहीं कि वो मरना चाहता है और वो हर बार रोक रहा है अपनी मौत को। सागरी कहती है कि कोई क्यों बिना किसी मतलब के ज़िंदा रहने की इतनी कोशिश करेगा। खैर छोड़ो, ये बताओगे कि गांव छोड़ना क्यों चाहते थे और क्या तुम मेरे कल पूछे गए सवाल का जवाब दोगे? तभी गुस्सा हुआ मजिस्ट्रेट सागरी से कहता है, इसे चिंता है रिकॉर्ड्स की, बस इसे मारो। पर सागरी कहती है कि मैं अपना काम करके रहूँगी। तभी गायमारू कहता है, मतलब कुछ भी, मेरा कोई ऐसा खास रीज़न ही नहीं है। मैं इवाकाकुरे का सबसे बेस्ट निंजा हूँ और यहाँ तक कि मैं गांव के मुखिया की नज़रों में था और फिर उसकी बेटी से मेरी शादी भी हुई, पर उसकी बेटी तो बिल्कुल बेवकूफ़ है और मुझे नहीं पता था कि कैसे एक शिनोबी और चीफ की बेटी ऐसी हो सकती है। वो बस एक मासूम सी घर में रहने वाली सीधी सी लड़की है और उसने मेरी ज़िंदगी पूरी पलट के रख दी थी। सब अच्छा अच्छा करने को हमेशा कहती रहती थी, जैसे पूजा करो वगैरह वगैरह। मैं तो बहुत परेशान हो गया था उससे और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, तो मैं मुखिया के पास गया मदद लेने के लिए, पर उन्होंने मदद करने के बदले मुझे एक आखिरी काम करने को बोला। मुझे पता था कि मैं फंसने वाला हूँ, पर मुझे पता था ये भी कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि वो लोग मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते और फिर मैं पकड़ा गया। ये मेरी गलती थी कि मैं चीफ के पास क्यों गया। अपनी गलती होने की वजह से मैंने अपनी हार मान ली और यही वो रीज़न था जिसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं है। अगले सीन में सागरी जब जा रही होती है तो मजिस्ट्रेट ऑफिस का एक बंदा उससे कहता है, वैसे तो मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, पर एक औरत को इन सब में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि उसका क्या नाम है। सागरी कहती है, क्या गाबीमारू नहीं है, शिनोबी ऑफ इवाकाकुरे? वो वर्कर कहता है कि नहीं, मेरा मतलब उसके दूसरे नाम से था, जो कि है गाबीमारू द हॉलो, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो एक ऐसा बंदा जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, ना ही खून हो उसके अंदर, ना ही आंसू। एक ऐसा मॉन्स्टर जो जब पकड़ा गया तब उसने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि अफवाह तो ये तक है कि जो इवाकाकुरे के शिनोबी हैं उन्होंने अमृत पी रखा है, जो कि अमरता देता है, और ये शिनशेंक्यो नाम की जगह पर पाया जाता है। सागरी इस पर सोच में पड़ती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो इतना खतरनाक है? आखिर क्यों एक अंदर से खाली इंसान इतना लड़ेगा कि वो इसके लिए 20 लोगों को मार दे? फिर अगले सीन में हम अपने क्रिमिनल और जल्लाद की मेरा मतलब मीटिंग को देखते हैं। सागरी पूछती है कि तुम बोलते तो हो कि तुम मरना चाहते हो, पर लगता है कि तुम अपनी मौत को रोकते हो। गायमारू सोचता है कि ये कह तो सही रही है, मैं मर क्यों नहीं जाता? मेरा तो ज़िंदगी से कोई खास लगाव ही नहीं है। मैं कल सब ख़त्म कर दूंगा। कल जिस तरीके से भी ये लोग मुझे मारेंगे मैं मरूंगा। तभी अगले सीन में हम गर्म तेल से जलाकर मारने की कोशिश को देखते हैं, पर फिर से गायमारू बचकर निकल आता है और खुद से अंदर ही अंदर पूछ रहा होता है, मैं मर क्यों नहीं रहा? क्या मैं क्यों इतना सह रहा हूँ? मेरा तो कोई लगाव ही नहीं है किसी चीज़ से, मैं तो अंदर से खाली हूँ। और ये देखकर मोटू मजिस्ट्रेट फिर से परेशान होता है और कहता है कि ये मरता क्यों नहीं? और तभी सागरी मोटू से कहती है कि तैयारी हो चुकी है, मैं तैयार हूँ किसी भी समय। और तभी वो लोग एक जगह पर गाबीमारू को ले जाने लगते हैं, उसे नए तरीके से मारने के लिए। गाबीमारू कहता है, अब किस तरीके से? मैं थक गया हूँ इन सब से, क्या करने वाले हो अब? तभी मोटू मजिस्ट्रेट खुश होकर कहता है, ये वाला तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देगा। तभी एक कमरे में हम सागरी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर गाबीमारू को लाया जाता है, और मजिस्ट्रेट हंसते हुए कहता है, ये कोई रिकॉर्ड बनाने वाली इंस्पेक्टर नहीं है, ये एक तलवार चलाने वाली है जिसे एदो से भेजा गया है और इसका नाम एग्जीक्यूशनर यामादा असायमोन सागरी है। फिर हम अगले सीन में सागरी के क्लैन के बारे में पता चलता है कि वो एक ऐसे क्लैन से है जो कि खानदानी जल्लादों का है और उसका काम तलवारों का टेस्ट करना है, और इसीलिए वो सबसे अच्छी तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार भी सकते हैं।
गायमारू ये सुनकर हैरान था कि एक असाइमन और वो भी एक लड़की। पर सागरी कहती है गाबीमारू से कि तुम ईशु से भागे हुए, ईशु एक जगह होगी और एक शिनोबी सोनगुनाते ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दिया है। सोनगुनाते एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके अंडर ये सारे शिनोबी काम करते हैं। और फिर सागरी कहती है कि तुम कह भी तो रहे थे कि तुम्हें कोई मारने वाला चाहिए, लो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। और ये सुनकर गाबीमारू को अपनी मौत का एहसास होता है, जिसे दिखाने के लिए उसकी गर्दन कटने का एक सीन आया है जो कि रियल में नहीं होता। अब गाबीमारू समझ जाता है कि ये मार सकती है और वो अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। तभी मजिस्ट्रेट डर के सागरी से जल्दी करने को कहता है और सागरी इतनी तेज होती है कि वो गाबीमारू के पास पलक झपकने से पहले ही उस पर वार कर देती है। पर गाबीमारू उससे बच जाता है और दूर भागता है। सागरी कहती है क्यों भाग क्यों रहे हो, तुम तो खुद ही मरना चाहते हो ना, फिर हटे क्यों। और अब गाबीमारू बार बार बचने की कोशिश करता है और सोचता है क्या मैं मरना नहीं चाहता। सागरी बोलती है मैं बहुत लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हूँ और जब लोगों का आखिरी समय आता है तब वो लोग अपने असली रूप में आते हैं। एक इंसान का सही रूप तलवार की परछाई में दिख जाता है। कुछ बहादुर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने बचने की भीख मांगते हैं और कुछ झूठ बोलते हैं कि वो अपनी मौत को खुद चाहते हैं, जो कि गाबीमारू स्टार्टिंग से कर रहा होता है। सागरी बोलती है कि हाँ बेशक तुम अंदर से खाली हो, जो कि तुम्हारा पास्ट बताता है, जो कि सच है, पर तुमने एक चीज़ झूठ बोली है कि तुम्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से लगाव नहीं है, ये तुमने झूठ बोला है। असल में तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो और यही रीज़न है कि तुम क्यों ज़िंदा रहना चाहते हो। और फिर हमें सारे सीन्स दिखते हैं जहाँ गाबीमारू अपनी वाइफ के पास बहुत खुश था और उसकी वाइफ बस उसके साथ एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती थी। और ये सुनकर अब गाबीमारू गुस्से में एक गार्ड की तलवार निकालकर सागरी से लड़ने लगता है। सागरी कहती है तो मैं सही थी ना, तो तुम क्यों अपनी आप से झूठ बोल रहे थे और इसीलिए तुम किसी भी तरीके से मर नहीं रहे थे क्योंकि तुम्हारे अंदर उसके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। गाबीमारू उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है लाइफ से, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में, मैं कैसी दुनिया में जीता हूँ तुम्हें अभी पता ही नहीं, मैं अंदर से खाली हो चुका हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ उसकी वाइफ उसे दवाई लगा रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारी चोटें लगी होती हैं और कह रही होती है कि तुम अंदर से खाली नहीं हो, जैसा लोग बोलते हैं गाबीमारू द हॉलो वैसे तुम हो नहीं, ये तुम्हारा कोई निकनेम नहीं है। गाबीमारू पर मना करता है क्योंकि वो ऐसा ही बड़ा हुआ है, उसने यही लाइफ पूरी अपनी ज़िंदगी में किया है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं सकता। पर यह सुनकर उसकी वाइफ उसे प्यार से गले लगा लेती है और कहती है कि ये सच नहीं है, तुम अच्छे हो क्योंकि आखिरकार तुम ही तो वो हो जिसने मेरा चेहरा देखकर डरा नहीं। मुझे लगता है कि बुरा दिखना इतना भी बुरा नहीं है। इवाकाकोरे में आदमी सोल्जर्स बनते हैं और औरतें सिर्फ बच्चे पालने के लिए होती हैं। हमें आम लोगों की तरह जीने का कोई हक है ही नहीं और इसलिए मेरा चेहरा के साथ ऐसा हुआ कि मेरे पिता ने, जो कि विलेज के मुखिया भी हैं, उन्होंने मेरा चेहरा जला दिया जिससे मैं नॉर्मल लाइफ ना जी पाऊँ। लेकिन लोगों का दिल इतनी जल्दी धड़कना बंद नहीं करता। और ये सुनकर गाबीमारू डाउट में था फिर भी, कि उसे लगता था कि अभी भी वो अंदर से हॉलो यानी खाली है। और तभी उसकी वाइफ उसे प्यार से किस करती है और भाई हमारा ब्लश करने लगता है और उसकी वाइफ कहती है देखा तुम कितना ब्लश कर रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई हॉलो यानी फीलिंग्स के बिना कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। और अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गाबीमारू सागरी से बार बार लड़े ही जा रहा होता है और कह रहा था बार बार गुस्से में कि मैं गाबीमारू द हॉलो ही हूँ, मैं एक बिना दिल का मॉन्स्टर हूँ और चाहे कितना भी कोशिश करो मैं वापस इंसान नहीं बन सकता। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखता है जिससे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ की बात मानने लगा था और अब अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी कर रहा था और इसके लिए वो लोगों को मारने वाला काम भी छोड़ना चाह रहा था और एक नॉर्मल लाइफ अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता था। और इसी के लिए वो विलेज के चीफ के पास जाता है और वो अपनी बेटी के बारे में सोचे और उसे अब और कोई मारने का काम ना दे और हम दोनों फिर से एक नॉर्मल सी लाइफ जी पाएँ। पर ऐसा नहीं हो पाया और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहां सागरी चलती फाइट में एक स्क्रोल दिखाती है जिस पर गाबीमारू की आज़ादी का फरमान था और सिर्फ उसमें आज़ादी ही नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्शन भी मिलेगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट के लोग हों चाहे फिर विलेज के लोग हों, दोनों से ही, कि उसका कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा।
और ये सुनकर गावीमारू हैरान था, पर इसकी एक कंडीशन थी कि उसे सागरी के साथ अंडरवर्ल्ड जाना होगा, मतलब दूसरी दुनिया। तो गावीमारू कहता है कि तो क्या मुझे इसके लिए मरना होगा, पर सागरी मना करती है और उसे एक स्टोरी सुनाती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दर्द नहीं है, जहाँ हर तरफ खुशी है, जिसे शिनशनक्यू भी बोला गया है। और पुराने समय में लोगों का मानना था कि ये जगह स्वर्ग है और ये जगह दक्षिण के पार रियुक्यू नाम के राज्य में है, जिसे ढूंढ लिया गया था, जहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं, तितलियाँ नाच रही हैं, संगीत बहुत मधुर सा बज रहा है। और पुराने लोग ऐसा कहते थे। और ये भी कहा गया है कि वहाँ अमरता देने वाला एक फल है जिसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहा गया है, जो कि शिनशनक्यू में ही मिलता है। सोंगनाते जिस ऑर्गेनाइजेशन से सागरी है, वहाँ के कुछ लोगों ने उसे लाने के लिए कुछ लोग भेजे भी थे, पर वहाँ से वापस आए तो सिर्फ उनके लाशों के टुकड़े। पर यह सुनकर गावीमारू को लगता है कि ये कोई फेरी टेल यानी परी कथा है। पर सागरी कहती है कि हाँ, लोग ऐसा मानते हैं जब तक कि वो अपनी आंखों से खुद ना देख लें। और सोंगनाते को लोगों ने इसीलिए ये डिसीजन लिया कि हम अब से अब क्रिमिनल्स को भेजेंगे, जिससे अगर वो मर भी जाएं तो उनका कोई नुकसान भी ना हो। और जो भी एलिक्सिर ऑफ लाइफ को लेके आएगा यानी अमृत को खोज करके आएगा, उसे ज़िंदगी वापस दी जाएगी, आज़ादी मिलेगी। और इसीलिए सागरी यहाँ एक काबिल कैंडिडेट की ज़रूरत में थी और यहाँ खोजने के लिए आई थी, जिसके पास स्किल्स भी हों और जीने की सॉलिड वजह भी हो। और मुझे यहाँ आते हुए मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में भी पता किया। जब से तुम पकड़े गए हो तब से उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया है और किसी से बात भी नहीं करती, और उसे भरोसा है कि तुम वापस आओगे। मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ कि तुम्हें अभी भी अपनी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है? या तो आइलैंड्स पर क्रिमिनल्स के साथ जाओ, वहाँ अनजान चीज़ों से लड़ो और वापस आकर अपनी वाइफ से दोबारा मिलो, या फिर गावीमारू द हॉलो बनकर यहीं पर मर जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पर यह सब सुनकर मोटू मजिस्ट्रेट कुछ खास खुश नहीं था और गुस्से में बोलता है कि इन दोनों को ही मार दो। और अब सागरी से वो कहता है कि तुम मेरा निंजुत्सु देखना चाहती हो ना? और भाई अब कमाल दिखता है, बहुत ही एपिक सीन है इस एपिसोड की। गावीमारू बोलता है कि देखो ध्यान से, निन्पो एस्थेटिक ब्लेज, और पलक झपकते ही सारे जलकर खाक हो जाते हैं जितने भी गार्ड वहाँ पर थे, और गावीमारू स्टाइल में उन सब की लाशों के ऊपर बैठा हुआ होता है। और सागरी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। गावीमारू मान जाता है जाने के लिए और ढूंढने के लिए एलिक्सिर ऑफ लाइफ को, और बोलता है कि तो अब मुझे क्या करना होगा? सागरी कहती है कि मेरे साथ चलो पहले एदो शहर में। पर बात पूरी कर ही पाती कि गावीमारू का मुंह बनने लगता है और नखरे करने लगता है कि मैं उस घटिया सी जगह वापस नहीं जाना चाहता, और मैं तो डायरेक्ट आइलैंड जाने की सोच रहा था। एदो बेकार है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सागरी सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो गया है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। और सागरी कहती है अगर नहीं जाना चाहते तो मैं डील कैंसिल कर देती हूँ। गावीमारू डर कर मान जाता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, फिर चाहे कुछ भी हो, और मैं वापस आने के लिए कुछ भी करूँगा, सिर्फ उससे मिलने के लिए। और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। अब देखना ये है अगले एपिसोड में कि देखेंगे कि उस आइलैंड पे है क्या बेसिकली, और क्या गावीमारू अपनी वाइफ से कभी मिल भी पाएगा या नहीं। और जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। वेल, अगर इस एपिसोड की बात की जाए तो मुझे तो बहुत पसंद आया और होप करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।